जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ साइंस का प्रैक्टिस सेट। कि मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलिए शुरू करते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण कौन करता है? तो यह मेडुला करता है। देखिए, जो भी अनैच्छिक क्रियाएँ हैं, वो अनैच्छिक क्रियाएँ जो भी होगा उस सब का नियंत्रण मेडुला करेगा। मेडुला किस मस्तिष्क का किस अंग का भाग है? तो ये पीछे का भाग है, मतलब कह सकते हैं कि पश्च मस्तिष्क का भाग है मेडुला। और यह क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे पर जिससे कि हम जिस चीज़ पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हो गया श्वसन का। ये श्वसन को हम कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, पर ये इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जैसे हो गया उल्टी, उल्टी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जैसे हो गया छींक, या फिर हो गया हृदय की धड़कन। ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इस पर हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ये सब काम कौन सा करता है? मेडुला करता है। चलिए, अब ये मस्तिष्क का देखिए, मेडुला, पोन्स और अनुमस्तिष्क सब ये मस्तिष्क का ही भाग है। तो ठीक है, तो अब पोन्स को देखिए कहा जाता है, पोन्स को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा मस्तिष्क कहा जाता है इसको, पोन्स को। तो ये ध्यान रखिए। अनुमस्तिष्क देखिए, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सेरिबेलम। क्या कहा जाता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम कहा जाता है। तो ये सेरिबेलम का कार्य क्या है? ये सेरिबेलम का काम होता है शरीर को संतुलित करना। क्या कहता है? शरीर को संतुलित करने का काम कौन करता है? तो यह कहता है सेरिबेलम, जिसको हिंदी में अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है। देखिए, इकोटोन का अर्थ होता है जैसे कि एक जगह स्थल है, ये क्या है? यह स्थल है, और यह क्या है? यह जल है। स्थल और जल के मिलन वाला बीच वाला जो पार्ट होता है, जो कॉमन भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। तो इकोटोन का मतलब हो गया कि यह कह सकते हैं कि एक तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा कि इकोटोन वो है जहां पर दो बायोमास मिलते हैं, मतलब कि स्थल वाला भाग और जल वाला भाग जहां पर मिलते हैं, दो बायोमास जहां पर मिल गया, वो क्या हो गया? इकोटोन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रेड में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर को क्या कहा जाता है? यानी तो कह सकते हैं कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है वह क्या है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस किण्वन के ब्रेड के बारे में कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्रेड से संबंधित कई क्वेश्चन। जैसे कि आपको पूछ लिया कि खमीर की उपस्थिति में क्या किया जाता है? इसको गर्म किया जाता है। उसके बाद इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद पूछ लिया जाता है इससे निकलता क्या है? तो बेकिंग सोडा डाल करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा हो गया। और कहेगा कि कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 गैस निकलती है। कोई भी रोटी वोटी फूलता है तो उसमें क्या होता है? CO2 गैस निकलता है, जिसके कारण वह फूल जाती है, और गुप्त ऊष्मा उसमें अधिक होने के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शैवाल सबसे प्राचीन तम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। तो यह पानी में शैवाल बहुत अधिक मात्रा में होता है, और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला चीज कौन सा होता है? शैवाल ही होता है। तो यदि कह देगा, और उसके बाद पूछता है कि शैवाल क्या चीज का विशालतम मात्रा उत्पन्न कर सकता है? तो यह शैवाल जो है, यह मीथेन CH4 का बहुत अधिक मात्रा उत्पन्न कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो देखिए, तने के माध्यम से प्रजनन कौन सा करता है? गुलाब का पौधा। जैसे कि टहनी काट करके लगा देते हैं तो क्या होता है? उसमें फूल फरना शुरू हो जाता है। तो कह सकते हैं कि गुलाब का पौधा जो है तने से प्रजनन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल जो है, जिसको घोंघा बोलते हैं, क्या घोंघा है, अपना लिंग बदल सकता है। आवश्यकता के अनुसार यह मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। ठीक है, जो जैसा मतलब कि जरूरत पड़ता है, मेल का जरूरत पड़ता है तो मेल बन जाता है, और फीमेल का जरूरत पड़ता है तो फीमेल, मतलब कह सकते हैं कि लिंग परिवर्तन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड का 63 ग्राम की मात्रा कितने अणु मौजूद हैं? तो मैंने एक वीडियो बना चुके हैं मोल संकल्पना, जिसमें कि मैंने बताया था कि अणुओं की संख्या निकालना कैसे होता है। मैं इसमें भी बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है? देखिए, नाइट्रिक एसिड कर रहा है, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, क्योंकि मोल की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे होता है आणविक द्रव्यमान। वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें निकालना है हमको आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान HNO3 है। तो हाइड्रोजन का हो गया 1 परमाणु द्रव्यमान, और नाइट्रोजन का होता है 14, और उसके बाद जाकर के यहाँ पर O3 है, तो 16 या 48 हो गया ऑक्सीजन का। तो कुल मिलाकर के जोड़िएगा तो 14, 15, 48 कितना हो गया? 63। तो मतलब कह सकते हैं आणविक द्रव्यमान 63 है, और इसमें दिया गया द्रव्यमान भी 63 बटे आणविक द्रव्यमान भी 63, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, अर्थात 1 मोल। 1 मोल का मान कितना होता है? 1 मोल का मान होता है 6.02 × 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हीलियम में 54 ग्राम
मोल मौजूद है। हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? देखिए हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4, और यह कितना दिया हुआ है 54 ग्राम दिया गया, द्रव्यमान 54, आणविक द्रव्यमान कितना 4, काटेंगे तो क्या जाएगा 13.5। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि कितने मोल मौजूद हैं, तो यह 13.5 मोल मौजूद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आ गया ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, फिर भी इसमें मैं बता रहा हूं कि ये कैसे निकालना है। देखिए जब पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो पहला हाइड्रोजन ग्रुप है उसका जितना भी परमाणु कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या आता है 1 आता है। और ऑक्सीकरण होता क्या है, तो इसमें जितना भी पावर होता है, जैसे NH4 है तो NH4 में जो NH4 प्लस दिया हुआ है, तो प्लस क्या ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाता है, यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या लेंगे बराबर में 1 लेंगे, और जिसमें कोई भी प्लस माइनस चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 0 लिया जाता है। अब देखिए KMnO4 में पूछ रहा है Mn मतलब मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले नंबर तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका पहला ग्रुप होता है, पहला ग्रुप का कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या 1 माना जाता है। कितना? 1 माना जाता है। इसके अलावा भी और भी मतलब जैसे कि ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन को -2 माना जाता है। कितना? -2 माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप का जो पहला जो मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप है वो हाइड्रोजन ग्रुप कहलाता है। इसके जितने भी संख्या आएंगे, जितने भी तत्व आएंगे वो सबका ऑक्सीकरण संख्या कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। अब देखिए पोटेशियम भी 1 ही में आता है, क्योंकि हेलिना का रब से फरियाद जो ट्रिक है उस पर आधारित देखिए, तो पहले नंबर तो हाइड्रोजन आता है, उसके बाद लिथियम 3 पर आता है, हेलिना मतलब कह सकते हैं कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके बाद जाकर के फिर क्या आ जाएगा हेलिने का रब से मतलब रूबिडियम हो गया। ठीक है, CS हो गया, FR हो गया, ये सब फ्रांसियम ये सब होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये K है, तो K मतलब हो गया इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना लेंगे? 1 लेंगे। उसके बाद अगर के Mn निकालना है तो Mn को मान लेते हैं कि X होगा, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 को गुना करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा -8, और इसमें कोई भी प्लस माइनस का चार्ज नहीं है। ठीक है, तो बराबर में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो कह सकते हैं 1 + x माइनस हो गया 8 बराबर 0, और x बराबर निकालेंगे तो इधर +8 - 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 7 है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए NH4+ में कह रहा है कि N का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसमें N का यहाँ पर प्लस चिन्ह 1 है, तो मतलब बराबर में लेंगे 1। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या देखिए, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या लेता है? इसका तो निकालना ही है, तो X लेंगे प्लस, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब बराबर में क्या रखना? 1, तो x बराबर निकालेंगे तो 1 और माइनस में लेंगे 4, तो कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा -3। तो कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या है नाइट्रोजन का कितना है? -3। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पोटेशियम का 1 होता है, तो 1 × 2 यानी कि 2 पोटेशियम है तो 2 हो गया, प्लस क्रोमियम क्या निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि 2 क्रोमियम है तो 2x लेंगे, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और है कितना? 7 है, तो बराबर इतना और ले लेंगे, इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो बराबर में कितना लेंगे? 0 लेंगे। तो कह सकते हैं 2 + 2x, अब माइनस में हो गया 14 बराबर क्या हो गया? 0। तो यानी कह सकते हैं 2x बराबर हो गया 12, तो x बराबर कितना आ गया? 6, और इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया? 6 आ गया, जो कि प्लस में आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम का चयन कीजिए। देखिए ये सिलिकॉन है, गैलियम है, उसके बाद आर्सेनिक है, ये सब क्या है? उपधातु है, ये सब उपधातु है, कह सकते हैं सब मेटल है, जबकि ये फास्फोरस है, फास्फोरस होता है 15, या उपधातु नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि यह क्या है? अधातु है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा 6 प्रत्येक 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर में जोड़ा जाता है। देखिए समांतर में जोड़ा जाता है, इसका मतलब 1/r बराबर निकालना है, 1/r1 + 1/r2 प्लस 1/r3, इसी तरह से 1/rn तक जाएगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया, इसमें वोल्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें दिया गया भी प्रतिरोध है और निकालना भी हमको प्रतिरोध है। हम कह सकते हैं कि 1/6 + 1/6 + 1/6, और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, जो कि 1/r के बराबर आएगा, तो यानी r बराबर कितना आ गया? 2। तो कह सकते हैं हम 2 ओम इसका जैसे कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डैश एक राशि है, मतलब कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की जब भी बात करेगा, तीव्रता हमेशा सदिश राशि होता है, लेकिन इसमें विभव की बात करेगा तो विभव क्या होता है? चुंबकीय विभव हो, चुंबकीय क्षेत्र का विभव हो या विद्युतीय क्षेत्र का विभव, हमेशा क्या होता है? अदिश राशि होता है, यानी कि कह सकते हैं कि तीव्रता क्या है? सदिश राशि है, और विभव क्या है? अदिश राशि है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
कि कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की क्षमता की अपेक्षा क्या होती है। देखिए प्राकृतिक चुंबक जो होता है ना वह दुर्बल मतलब कह सकते हैं कि आकर्षण करता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कृत्रिम चुंबक जो होता है वह प्रबल आकर्षण बल होता है उसमें। तो यह हो जाएगा क्या, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि कृत्रिम ढंग से बनाया गया तो उसमें अधिक चुंबक होता है। जैसे कि मान चलिए कि पृथ्वी में क्या है, प्राकृतिक चुंबक है, जो कि पृथ्वी उतना आकर्षण शक्ति से किसी भी वस्तु को नहीं खींच पाता है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक चुंबक जो होता है उसमें कोई भी चीज को वस्तु को नजदीक ले जाते हैं तो तेजी से खींच लेता है। इसका मतलब है कि उसमें क्या है, प्रबल मतलब आकर्षण बल होता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि प्राकृतिक चुंबक जो है वह कम आकर्षण करता है, जबकि कृत्रिम चुंबक अधिक आकर्षण करता है। तो इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। देखिए चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में करा, अल्प मात्रा में तो थोड़ा सा प्रतिकर्षण मतलब होता है विरोध करना, तो थोड़ा सा करेगा तो उसको कहेंगे पराचुंबकीय। क्या कहेंगे, पराचुंबकीय। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र कार्य करता है, देखिए संधारित्र कार्य करता है एसी और डीसी दोनों पर। कुछ इसमें जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, जैसे कि एसी पर कौन कम करता है, डीसी पर कौन कम करता है। 2-3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो चलिए हम देख लेते हैं एसी पर कौन करेगा और डीसी पर कौन करेगा। इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट याद रखें, जैसे कि कह दिया आपको संधारित्र के बारे में, तो संधारित्र एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। इसके अलावा यदि आपको कह दिया ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर कह देगा तो यह सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एसी पर चलता है, डीसी पर नहीं चलता। और पूछ ले आपको बैटरी के बारे में, तो बैटरी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी पर चलता है, एसी पर नहीं। तो ये 3 चीज याद रखिए, संधारित्र के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में और बैटरी के बारे में पूछा जाता है। तो संधारित्र एसी और डीसी दोनों होता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर चलता है, डीसी पर नहीं, और बैटरी सिर्फ डीसी होता है, एसी नहीं होता है। इसीलिए इसको याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा क्या रहा है कि एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए x का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है, तो आप या इसके मतलब कह सकते हैं बटे में इसके बटे में दोनों बराबर होता है। नहीं कह सकते हैं कि 80 और बटे में x बराबर में कह सकते हैं कि 40/4, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 80/40 और बराबर में x/4। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का मान सेम ही आएगा, क्योंकि देखिए 40 दूनी 80 और x बराबर निकालना है तो 4 से गुना करेंगे तो 8 ओम हो जाएगा। या फिर देखिए 40 दूनी 80, x को इधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे तो भी क्या आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। तो डी में ऑप्शन नंबर 8 है, 8 डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत प्रकाश में निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य अधिक की बात करेगा तो यह लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बाकी कुछ भी पूछ दे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जैसा सब कुछ कम हो जाएगा लाल का, ठीक है। तरंगदैर्घ्य सिर्फ अधिक होता है, बाकी झुकाव कह दे या फिर इसमें किसी भी प्रकार का चीज कह देगा तो वो सब लाल का कम होगा। एक सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र क्या होता है। 1/v + 1/u बराबर 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। प्लस में है तो इसको 1/u + 1/v बराबर 1/f कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जब लेंस सूत्र में जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/v या -1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि v को पहले लिखा जाता है, u को बाद में लिखा जाता है, और माइनस का चिन्ह होता है किसमें, ये लेंस के फॉर्मूला में होता है। तो ये याद रखना कि लेंस बराबर ये फॉर्मूला होता है। लेकिन दर्पण में उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख देंगे, 1/v में प्लस में चाहे 1/u प्लस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।